Subscribe now and press the bell icon. Never स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल क्लास विद डॉक्टर धर्मेंद्र वर्मा में। जी हाँ, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 12वीं हिंदी अनिवार्य की पुस्तक संवाद सेतु। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो संवाद सेतु पुस्तक है उसमें पाठ 1 से 5 तक के जो पाठ हैं वो कक्षा 11 के लिए यानी कि 11वीं कक्षा के लिए हैं, और कक्षा 12वीं की बात करें तो अध्याय 6 से आपकी शुरुआत है। तो चलिए शुरुआत करते हैं अध्याय 6 से, क्योंकि कक्षा 12वीं में जो पाठ हैं संवाद सेतु में जो आपके आने हैं जिनसे प्रश्न बनेंगे तो अध्याय 6 से ही शुरुआत उनकी होगी। तो देखिए पाठ 1 जिसे मैं कह सकता हूं यानी कि अध्याय 6 ही आपके लिए पाठ 1 है 12वीं कक्षा वालों के लिए। तो पहला पाठ आपका है समाचार लेखन। समाचार लेखन से संबंधित बातें इसमें पढ़ेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। उससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट, यदि आप चैनल पर नए हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, साथ ही बेल आइकन पर भी क्लिक कर ले ताकि और आने वाले अच्छे अच्छे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे, उनका लाभ बेनिफिट आपको मिलता रहे। तो लीजिए शुरुआत करते हैं। अध्याय 6 समाचार लेखन। आज का युग संचार और सूचनाओं का डिजिटल दौर है, जिसमें एक सूचना या समाचार एक स्थान से दूसरे स्थान तक त्वरित गति से यानी कि तेज गति से पहुंच जाता है। सूचनाओं और समाचारों में भिन्नता होती है। देखिए सूचना और समाचारों में भी भिन्नता होती है, अंतर होता है। क्या होता है समझिएगा। सूचना प्रारंभिक तथा अपुष्ट भी हो सकती है यानी कि आधी अधूरी भी हो सकती है, लेकिन समाचार परिपक्व और पुष्ट होता है, अर्थात पक्की खबर इसमें होती है समाचार में। आज से 1.5-2 दशक पहले के दौर को याद करें तो हमारे पास समाचारों की प्राप्ति के लिए अखबार तथा रेडियो ही थे। टेलीविज़न का प्रसार बहुत सीमित था। आज इंटरनेट तथा सोशल मीडिया ने सूचनाओं का प्रसार तेजी से किया है। सूचना को समाचार में बदलने के लिए हमें समाचार लेखन को समझना होगा। तो देखिए समाचार लेखन यानी कि सूचना को समाचार लेखन में किस तरीके से बदल सकते हैं, तो इसके लिए समाचार लिखने की जो कला है उसको हमें समझना होगा। मोटे तौर पर देखा जाए तो संचार माध्यमों के 3 रूप है। देखिए संचार माध्यमों के कितने रूप बताए गए हैं, प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, तो आप लिखेंगे कि मोटे तौर पर संचार माध्यमों के 3 रूप हैं। पहला मुद्रित माध्यम, जिसे हम प्रिंट मीडिया भी कहते हैं, इसमें अखबार और पत्र पत्रिकाएं आते हैं। दूसरा है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, जिसमें टेलीविज़न तथा रेडियो आते हैं। तथा तीसरा नव माध्यम है, वो है न्यू मीडिया के नाम से जाना जाता है। इसमें इंटरनेट से चलने वाले सारे माध्यम आ जाते हैं। जितने भी माध्यम इंटरनेट से चलते हैं जैसे फेसबुक, व्हाट्सएप या और भी जितने भी हैं वो सब इंटरनेट से चलने वाले जो सारे माध्यम हैं वो न्यू मीडिया में आ जाते हैं। तो इन तीनों माध्यमों के लिए समाचार कैसे लिखे जाएं, इसी का अभ्यास इस अध्याय में किया जाएगा। तो देखिए संचार माध्यम 3 बताए गए हैं। पहला है मुद्रित माध्यम, जिसे हम प्रिंट मीडिया कहते हैं। दूसरा है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, जिसमें टेलीविज़न, रेडियो, और तीसरा है न्यू मीडिया, जिसमें इंटरनेट से चलने वाले सारे माध्यम आ जाते हैं। अब देखिए मुद्रित माध्यमों के लिए लेखन यानी कि जो अखबार है, पत्र पत्रिकाएं हैं, उनके लिए समाचार लेखन किस प्रकार से किया जाता है। समाचार के 6 प्रकार। देखिए प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण बनता है, इसको भी ध्यान से आप समझिएगा। प्राय समाचार लिखने से पूर्व मुख्य रूप से 6 सवालों क्या, कौन, कहाँ, कब, क्यों और कैसे का उत्तर देने की कोशिश की जाती है। इनको समाचार के 6 प्रकार कहा जाता है। प्रथम 4 प्रश्नों के उत्तर इंट्रो यानी कि आमुख जो शुरुआत होती है उसमें, तथा अन्य 2 के उत्तर समाचार के निचले भाग में दिए जाते हैं। तो देखिए प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि जो समाचार है, समाचार लेखन के लिए जो 6 प्रकार है वो कौन कौन से, तो आप लिखेंगे 6 प्रकार क्या, कौन, कहाँ, कब, क्यों, कैसे। ये 6 प्रकार है जिनका प्रयोग समाचार लेखन में किया जाता है, और इनके बारे में और विस्तार से बताया गया है। आगे हम और देखेंगे। देखिए इंट्रो क्या होता है। समाचार की शुरुआत जिन पंक्तियों से होती है उसे खबर का इंट्रो कहा जाता है। इसमें 6 प्रकारों की जानकारी एक साथ दी जाती है। इससे पाठक को खबर की प्रारंभिक पंक्तियों में ही संपूर्ण सूचना एक साथ मिल जाती है। देखिए कोई भी समाचार जब शुरुआत होती है तो समाचार की शुरुआत जिन पंक्तियों से होती है उसे ही खबर का इंट्रो कहा जाता है। इंट्रो या इंट्रोडक्शन भी आप कह सकते हैं। तो इस तरीके से समझ सकते हैं आप इसे। इंट्रो का मतलब इंट्रोडक्शन हो गया। तो इंट्रो यदि आपसे पूछा जाए कि इंट्रो क्या है समझाइए, तो आप लिख सकते हैं कि समाचार की शुरुआत जिन पंक्तियों से होती है उसे खबर का इंट्रो कहा जाता है। इसमें 6 प्रकारों की जानकारी एक साथ
दे दी जाती है किसमें, इंट्रो में। इससे पाठक को क्या होता है कि खबर की जो प्रारंभिक पंक्तियों में ही सारी सूचना एक साथ मिल जाती है। इंट्रो के बाद के समाचार में सूचना को विस्तार दे दिया जाता है, यानी सूचना को अच्छे तरीके से जो विस्तारित रूप से समझाया जाता है। यदि पाठक इंट्रो से ही पूरी जानकारी प्राप्त कर लेता है तो प्रायः विस्तार से खबर नहीं पढ़ता है। इसलिए खबर का इंट्रो बहुत ही प्रभावी, आकर्षक होना चाहिए। अब देखिए उल्टा पिरामिड शैली, ये क्या है, प्रश्न बन सकता है। आमतौर पर समाचार उल्टा पिरामिड शैली में ही लिखे जाते हैं। देखिए समाचार लिखने की एक शैली है उल्टा पिरामिड शैली। तो आमतौर पर जो समाचार हैं वो उल्टा पिरामिड शैली में ही लिखे जाते हैं। यह समाचार लेखन की सबसे उपयोगी और लोकप्रिय शैली है। कौन सी शैली, कौन सी, उल्टा पिरामिड शैली। इस शैली का विकास अमेरिका में गृह युद्ध के दौरान हुआ। इसमें महत्वपूर्ण घटना का वर्णन पहले प्रस्तुत किया जाता है, उसके बाद महत्व की दृष्टि से घटते क्रम में घटनाओं को प्रस्तुत कर समाचार लिखा जाता है। समाचार में इंट्रो, बॉडी और समापन के क्रम में घटनाएं प्रस्तुत की जाती है। सर्वप्रथम सबसे महत्वपूर्ण तथ्य को तथा उसके उपरांत महत्व की दृष्टि से घटते क्रम में तथ्यों को रखा जाता है। इससे उल्टा पिरामिड शैली कहते हैं। उल्टा पिरामिड शैली में समाचार को 3 भागों में बांटा जाता है, इंट्रो, बॉडी और समापन। तो देखिए उल्टा पिरामिड शैली क्या है, समाचार लेखन की एक शैली है और इसका विकास अमेरिका के गृह युद्ध के दौरान हुआ। अब देखिए इसमें क्या होता है कि जो सबसे महत्वपूर्ण घटना है उसका वर्णन सबसे पहले किया जाता है ताकि देखने वाले जो दर्शक हैं उनकी रुचि बन जाए, और उसके बाद फिर घटते हुए क्रम यानी कि जो सबसे महत्वपूर्ण घटना है खबर है उसको सबसे पहले, उसके बाद उससे कम महत्व की घटना को उसके बाद में, इस तरीके से घटते क्रम में दिखाया जाता है। और इसमें समाचार को 3 भागों में बांटा जाता है, इंट्रो, बॉडी और समापन। चलिए बढ़ते हैं आगे। स्टोरी, मीडिया की दुनिया में खबर को स्टोरी कहा जाता है। स्टोरी से तात्पर्य कोई साहित्यिक कहानी नहीं होती, बल्कि बड़ी या विस्तार पूर्वक लिखी जाने वाली खबरें ही स्टोरी कही जाती है। यदि आपने कभी साप्ताहिक समाचार पत्रिकाएं पढ़ी हो तो आपने देखा होगा उसमें समाचार कथा शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। पहले पेज पर छपने वाली खबर कवर स्टोरी के नाम से जानी जाती है। मीडिया कार्यालयों में रोजाना होने वाली न्यूज बैठकों में संपादक रिपोर्ट्स को जब रोज की रिपोर्टिंग का काम बांटते हैं तब भी यही कहा जाता है कि रिपोर्ट्स अपनी स्टोरीज मेहनत से लिखे। तो देखिए यहाँ पर स्टोरी का तात्पर्य यानी कि जो मीडिया की दुनिया है इसमें खबर को ही स्टोरी कहा जाता है। और यहाँ पर देखिए कि जो पहले पेज पर छपने वाली जो खबर है, पहले पेज पर छपने वाली खबर उसे क्या कहते हैं, कवर स्टोरी के नाम से भी जाना जाता है। कॉलम में बटी हुई खबरें, आमतौर पर एक अखबार में 8 कॉलम होते हैं। देखिए आमतौर पर एक अखबार में कितने कॉलम होते हैं, प्रश्न पूछा जा सकता है, तो आप लिखेंगे आमतौर पर एक अखबार में 8 कॉलम होते हैं और उसी के अनुसार समाचारों की साज सज्जा होती है। यदि कम महत्व की छोटी खबर है तो वह सिंगल कॉलम यानी एक कॉलम में ही सिमट जाएगी। ऐसी छोटी खबरें स्टोरी नहीं कहलाती है। इसी तरह यदि कोई बड़ी खबर है जो 4 या उससे अधिक कॉलम में प्रकाशन के लिए तय होती है, जिसके साथ एकाधिक फोटो भी लगाया जा रहा हो, तो वह बड़ी स्टोरी कहलाएगी। तो इस तरीके से कॉलम में भी खबरों को बांटा जाता है। हार्ड न्यूज, सॉफ्ट न्यूज। मुद्रित माध्यमों में दैनिक अखबारों के साथ ही साप्ताहिक, पाक्षिक और मासिक अखबार, साप्ताहिक यानी 7 दिन में जो अखबार निकलता है एक बार, पाक्षिक का मतलब जो 15 दिन में, और मासिक का मतलब महीने में। तो इस तरीके से जो अखबार निकलते हैं तथा पत्रिकाएं आती है। आमतौर पर रोजाना के घटनाक्रम, अपराध से जुड़ी खबरें या दुर्घटना के समाचार हार्ड न्यूज की श्रेणी में आते हैं। देखिए हार्ड न्यूज और सॉफ्ट न्यूज प्रश्न बन सकता है, तो आप लिख सकते हैं कि रोजाना के जो घटनाक्रम है, अपराध से जुड़ी खबरें या दुर्घटनाओं के समाचार हार्ड न्यूज की श्रेणी में आते हैं। वहीं मानवीय रुचि से जुड़ी खबरें, संवेदनाओं को स्पर्श करते समाचार सॉफ्ट खबरें कहलाती है। साप्ताहिक और मासिक पत्रिकाओं में आमतौर पर हार्ड न्यूज नहीं होती, बल्कि महीने भर की बड़ी स्टोरीज का विश्लेषण किया जाता है। विश्लेषणात्मक समाचार अनुभवी पत्रकार या संपादक लिखते हैं। तो देखिए हार्ड न्यूज और सॉफ्ट न्यूज आप समझ गए होंगे। दोबारा इसे और आप पढ़ सकते हैं यदि समझ में नहीं आया हो तो। इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों के लिए लेखन, देखिए अब तक हमने बात की मुद्रित यानी कि प्रिंट मीडिया के लिए लेखन, अब बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिक
माध्यम जो है मीडिया है उसके लिए लेखन। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का नाम आते ही हमारे मस्तिष्क में रेडियो, टीवी, केबल और फिल्म जैसी छवियां उभरती है। जिस तरह मुद्रित माध्यमों से हम कागज के जरिए समाचार प्राप्त करते हैं, उसी प्रकार इस माध्यम में बिजली के साथ ही रेडियो और टेलीविज़न सेट की आवश्यकता पड़ती है। हम इसको दृश्य माध्यम, श्रव्य माध्यम या दृश्य श्रव्य माध्यम कहते हैं। रेडियो श्रव्य माध्यम है, जबकि टीवी और फिल्म दृश्य श्रव्य माध्यम है। देखिए, रेडियो से हम केवल सुनते हैं, इसलिए रेडियो क्या है, श्रव्य माध्यम है, जबकि टीवी और फिल्म में हम देखते भी और सुनते भी हैं, इसलिए ये क्या है, श्रव्य एवं दृश्य माध्यम है। जीवन के हर क्षेत्र में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का महत्वपूर्ण योगदान है। देखिए, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए अब आपको क्या क्या लिखना पड़ सकता है परीक्षा में प्रश्न का उत्तर देते समय, तो आप ध्यान से समझिएगा कि जीवन के हर क्षेत्र में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का महत्वपूर्ण योगदान है। यह मनोरंजन से लेकर सूचना तक हर क्षेत्र में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। प्राचीन युग में लेखन प्रथा नहीं थी। विचारक, चिंतक, लेखक बोलकर अपनी बात कहा करते थे। स्वर, आवाज, शब्द मात्र शक्ति से जीवित रखे जाते थे। अतः यह कहा जा सकता है कि मानवीय स्वभाव स्वर के शब्द के अत्यंत निकट है। ध्वनि, स्वर उसके अंदर समाहित रहता है। संपादन की प्रक्रिया की तरह शब्दों का जाल, शब्द का संचार बनता रहता है। ध्वनि और शब्दों के माध्यम को ही रेडियो कहते हैं। इसी में सामंजस्य होता है। ध्वनि और शब्दों का तालमेल रेडियो में होता है। देखिए, रेडियो में क्या होता है, रेडियो जो आपने भी सुना होगा और नहीं सुना था, आप एक बार सुन करके देखिएगा। जो रेडियो है उसमें ध्वनि और शब्दों का ही तालमेल होता है, यानी कि शब्दों के साथ साथ ध्वनि हमें सुनने को मिलती है, उसी से हमें पूरी दृश्य का पता चलता है। कालांतर में जब कैमरे का आविष्कार हुआ तो टेलीविज़न अस्तित्व में आया। इससे आवाज़ और चित्र एक साथ देखना संभव हुआ। संचार साधनों ने विश्व की भौगोलिक दूरियां कम कर दी। कंप्यूटर, इंटरनेट, ईमेल, मल्टीमीडिया, कन्वर्जेंस, साइबर स्पेस, संदर्भित संचार के क्षेत्र में इलेक्ट्रॉनिक की महत्वपूर्ण भूमिका है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए लिखे जाने वाले समाचार प्रिंट मीडिया से भिन्न या अलग प्रकार के होते हैं। अब देखिए, रेडियो समाचार कैसे लिखते हैं, प्रश्न बन सकता है, इसलिए ध्यान से समझने की कोशिश करें। आपने यदि कभी रेडियो पर समाचार बुलेटिन सुना हो तो ध्यान दिया होगा कि उसमें अधिक विस्तार से खबरें नहीं होती, अर्थात जो खबरें हैं वो छोटी छोटी होती है, ना कि बहुत बड़ी होती है। सामान्यतया अखबार के इंट्रो जितनी या उससे थोड़ी बड़ी खबरें ही श्रोताओं तक पहुंचती है, क्योंकि रेडियो बुलेटिन की समय सीमा होती है तथा आधे घंटे के बुलेटिन में अधिक से अधिक खबरें शामिल करने की कोशिश की जाती है। तो रेडियो समाचार लिखते समय सहज, सरल और प्रवाहमान भाषा का प्रयोग किया जाना चाहिए, जो श्रोता को सरलता से या आसानी से समझ में आ जाए। तो देखिए, रेडियो जो समाचार है उसके बारे में हमने समझा, और रेडियो समाचार लिखने के लिए किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि जो भाषा है वह सरल, सहज और प्रवाहमान होनी चाहिए, ताकि श्रोता को, सुनने वाले को बहुत ही आसानी और सरलता से समझ में आ जाए। चलिए बढ़ते आगे। अब देखिए, टेलीविज़न समाचार। टेलीविज़न जिसे हम आम भाषा में टीवी कहते हैं, उसमें दृश्य यानी कि विजुअल्स की प्रधानता होती है। इसमें संबंधित समाचार दिखाते समय समाचार से जुड़े दृश्य भी दिखाए जाते हैं। किसमें? टीवी में। इसी से खबरें प्रभावी और दर्शकों के लिए उपयोगी होती है। टीवी की दुनिया में विजुअल्स ही सब कुछ होते हैं। विजुअल्स यानी कि दृश्य ही सब कुछ होते हैं। खबर की जो स्क्रिप्ट लिखी जाती है वह भी दृश्यों के अनुसार ही होती है, या यूं कहें कि जैसे जैसे दृश्य सामने आते हैं उन्हीं के बारे में बताते हुए स्क्रिप्ट साथ में चलती है। तो दृश्य का काम कैमरा करता है, वहीं स्क्रिप्ट लिखने का काम रिपोर्टर या संपादक करते हैं। यह स्क्रिप्ट ही खबर का रूप होती है। देखिए, बाइट्स पर टिके समाचार। आपने देखा होगा कि टीवी समाचारों के साथ संबंधित खबर को स्थापित करने के लिए उसमें समाचार से जुड़े लोगों की 20 सेकंड से लेकर 40 सेकंड तक के लघु साक्षात्कार भी होते हैं, जो उस खबर के बारे में कुछ बता रहे होते हैं। यह लघु साक्षात्कार बाइट कहलाती है। देखिए, आप जब भी टीवी पर समाचार देखेंगे तो आप देख सकते हैं कि जैसे ही कोई समाचार आप देखते हैं तो उसमें बीच में उस घटना या उस समाचार से जुड़े हुए किसी भी व्यक्ति
कि छोटी सी बाइट्स 20 या 40 सेकंड तक की आपको दिखाई देगी, यानी कि जो मीडिया कर्मी वो उनसे कुछ बात पूछते हैं और फिर वो उनका जवाब देते हैं। तो ऐसी जो बीच बीच में जो दृश्य आते हैं वो क्या कहलाते हैं, बाइट्स कहलाते हैं। खबर को स्थापित करने में बाइट का प्रमुख स्थान है। यदि समाचार है कि अगले 24 घंटे में भारी बरसात होने वाली है तो यह समाचार अखबार में तो मौसम विभाग के निदेशक के नाम या हवाले से छप जाएगी, लेकिन टीवी में मौसम विभाग के निदेशक या उस विभाग के संबंधित अधिकारी की बाइट होना बहुत जरूरी है। बिना बाइट के समाचार एंकर विजुअल फॉर्मेट के समाचार कहे जाते हैं। बड़े समाचार पैकेज फॉर्मेट में चलाए जाते हैं। तो देखिए, बाइट्स से संबंधित प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि बाइट्स क्या है, तो आप लिख सकते हैं कि जो टीवी समाचार है उसमें संबंधित खबर को स्थापित करने के लिए उसमें समाचार से जुड़े लोगों से 20 सेकंड से लेकर 40 सेकंड तक के जो लघु साक्षात्कार होते हैं, जो उस खबर के बारे में हमें कुछ ना कुछ जानकारी देते हैं, वो लघु साक्षात्कार ही क्या कहलाते हैं, बाइट्स कहलाते हैं। और इनका खबर को स्थापित करने में महत्वपूर्ण स्थान होता है। उदाहरण आपने देख लिया, जैसे मौसम विभाग का उदाहरण अभी हमने पढ़ा। चलिए बढ़ते आगे। टीवी समाचारों के गुण। देखिए, टीवी समाचार जो हैं उसके क्या क्या गुण हैं, आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। तो उत्तर इस तरीके से आप लिख सकते हैं कि टीवी समाचार तथ्यों पर आधारित होने चाहिए। देखिए, टीवी का जो समाचार है वो झूठा नहीं होना चाहिए, बल्कि तथ्यों पर ही आधारित होना चाहिए। इनमें स्पष्टता होना भी बहुत जरूरी है, अन्यथा दर्शक भ्रमित हो सकता है। टीवी समाचार में संक्षिप्तता आवश्यक है, यानी कि बहुत बड़ा या बहुत बड़ी न्यूज नहीं होनी चाहिए। तो टीवी समाचार में संक्षिप्तता आवश्यक है, साथ ही भाषा का प्रवाह तथा ऑडियो विजुअल में साम्य होना भी आवश्यक है। अर्थात जैसा सीन या जैसा दृश्य, जैसी फोटो दिखाई जा रही है टीवी पर, वैसा ही बोला जाना चाहिए, उस सीन के हिसाब से ही बोला जाना चाहिए। अर्थात ऑडियो विजुअल भी उसके जैसा ही होना चाहिए। टीवी समाचार या स्क्रिप्ट लेखक को तथ्यों के दोहराव से बचना चाहिए, यानी कि बारी बारी से एक ही तथ्य को दोबारा नहीं बोला जाना चाहिए। टीवी में विशेष विषयों पर केंद्रित विशेष बुलेटिन भी तैयार किए जाते हैं, जैसे क्राइम से जुड़ी खबरों के लिए क्राइम बुलेटिन, खेल की खबरों के लिए स्पोर्ट्स बुलेटिन, या चुनाव के कवरेज को दिखाने वाले विशेष चुनाव बुलेटिन तैयार किए जाते हैं। तो देखिए, ये थे टीवी समाचारों के गुण। तो टीवी समाचारों में क्या क्या गुण होने चाहिए, प्रश्न आपके बन सकता है। तो आपको ये वाला जो गद्यांश है अभी हमने पढ़ा, इसको आप दोबारा पढ़ सकते हैं और इसको अच्छे से याद कर सकते हैं ताकि आप जवाब दे पाएं। फिल्म पटकथा। अब देखिए, टीवी सीरियल हो या फिल्म और थिएटर, इसकी नींव में होता है राइटिंग, यानी कि लेखन। फिल्म और टेलीविजन जगत में जो फिल्मांकन यानी कि शूटिंग किया जाता है या थिएटर में जो भी मंच पर प्रस्तुत होता है, उसे पहले कागज पर इस तरह लिखा जाता है कि निर्देशक के सामने यानी कि डायरेक्टर के सामने एक एक दृश्य, एक एक सीन जीवंत हो जाए। फिल्म या टीवी प्रोग्राम के लिए यह कार्य 3 चरणों में किया जाता है। पहले कहानी लिखी जाती है, फिर स्क्रीन प्ले या पटकथा तैयार की जाती है और अंत में लिखे जाते हैं डायलॉग यानी कि संवाद। अब देखिए, कहानी, पटकथा और संवाद ये जितने मजबूत होंगे, शूटिंग और उसके बाद होने वाला पोस्ट प्रोडक्शन का कार्य उतना ही आसान रहेगा। तो देखिए, कोई भी फिल्म बने या फिर कोई प्ले किया जाता है मंच पे, तो 3 चीज़ें बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले तो उसकी कहानी, उसके बाद स्क्रीन प्ले यानी कि उसकी पटकथा, और उसके बाद लिखे जाते हैं उसके डायलॉग। जहां लेखक और साहित्यकारों को वास्ता कागज और कलम तक सीमित होता है, वही टीवी प्रोग्राम और फिल्म लिखने वालों को अपनी कला को परफॉर्मिंग आर्ट में तब्दील करना होता है। उन्हें वह लिखना होता है जिसे पर्दे पर सही ढंग से उतारा जा सके। इसीलिए फिल्म या टीवी लेखक के लिए इन दोनों माध्यमों की जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। लिखते समय उन्हें पर्दे पर उतारे जा सकने वाले दृश्यों की सीमाओं को समझना होता है। फिल्म के बजट को भी ध्यान में रखना होता है। किसी फिल्म में स्क्रिप्ट का महत्व यह है कि कई बार घटिया स्क्रिप्ट होने की वजह से बड़े बड़े बजट और नामी सितारों से लदी हुई फिल्में भी फ्लॉप हो जाती है। तो देखिए, जो फिल्म लिखने वाला लेखक है तो बहुत सारी बातों की उनको जानकारी होनी चाहिए और बहुत ही सोच समझ कर के बहुत ही ध्यान से फिल्म की स्क्रिप्ट लिखी जाती है, क्योंकि फिल्म की स्क्रिप्ट को लिखते समय जो दृश्य हैं जिनकी शूटिंग की जानी है, उन दृश्यों की सीमाओं को भी समझना होता है कि क्या ये दृश्य हम शूट कर सकते हैं,
और साथ ही फिल्म के बजट को भी ध्यान में रखना होता है। जैसे किसी राइटर ने या लेखक ने लिख दिया कि जो कलाकार है वो हेलीकॉप्टर से आएंगे, तो फिल्म का बजट बहुत कम है, अब हेलीकॉप्टर लाना बहुत ही मुश्किल है क्योंकि उसमें बजट ज़्यादा लगेगा। तो इस तरीके से फिल्म का जो बजट है उसके हिसाब से ही आपको कहानी लिखनी होती है फिल्म के राइटर को। चलिए बढ़ते आगे। दूसरी ओर एक मजबूत स्क्रिप्ट को कसे हुए डायरेक्शन के साथ पर्दे पर उतारा जाए तो छोटे कलाकारों और मामूली बजट वाली फिल्म भी दर्शकों के दिल में उतर जाती है। अच्छी बात यह है कि फिल्म और टेलीविज़न इंडस्ट्री में अच्छे लेखकों की हमेशा तलाश रहती है, खासकर एक ऐसे दौर में जब टीवी धारावाहिकों के 300 से 500 एपिसोड बनना आम बात हो गई है। कहानियाँ, संवाद और पटकथा लेखन रोजगार का एक विशाल क्षेत्र बनकर उभरा है। तो देखिए, कहानियाँ आज के दौर में देखा जाए तो फिल्म के साथ ही बहुत सारे सीरियल जो धारावाहिक है वो भी चल रहे, साथ ही इंटरनेट पर भी बहुत सारे वेब सीरीज की शुरुआत हो चुकी है। तो कहानियाँ, संवाद और पटकथा लेखन भी एक रोजगार का विशाल क्षेत्र बनकर के उभरा है। कई लोग हैं जो इंटरेस्टेड हैं, यदि आपकी भी लेखन में रुचि, आप भी कहानियाँ, संवाद, पटकथा लिख सकते हैं तो एक अच्छा अवसर है इस क्षेत्र में कैरियर बनाने का। इस क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए भाषा पर अधिकार होने के साथ साथ रचनात्मकता का होना भी बहुत जरूरी है। भाषा पर आपका अधिकार जितना अच्छा होगा, आपका शब्द भंडार जितना समृद्ध होगा, आप अपने लेखन में उतने ही नवीन प्रयोग करने में सक्षम होंगे, अपने भाव और विचारों को बेहतर ढंग से अभिव्यक्त कर पाएंगे। तो देखिए, यदि एक जो अच्छा स्क्रिप्ट राइटर होता है, अच्छा लेखक होता है, तो पटकथा लेखक यदि आप बनना चाहें तो सबसे पहले जो आवश्यकता है वो है कि भाषा पर आपका अधिकार होना चाहिए, रचनात्मकता का ज्ञान होना चाहिए और साथ ही जो शब्द भंडार है वो भी आपका समृद्ध होना चाहिए। पटकथा लेखन कहानियाँ लिखने और कविताएं लिखने से कुछ अलग तरह का होता है। पटकथा में आपके द्वारा लिखी गई हर बात का फिल्मांकन किया जाता है। इसमें लेखक को यह सोचकर लिखना पड़ता है कि उसके द्वारा लिखी गई कहानी पढ़ी नहीं बल्कि देखी जाएगी। उसकी मेहनत का परिणाम उसे पटकथा के फिल्मांकन के बाद मिलता है। तो देखिए, पटकथा लेखन और कहानी और कविताएं लिखने में बहुत अंतर होता है, क्योंकि पटकथा में आपके द्वारा लिखी गई हर बात का क्या होता है, फिल्मांकन होता है। तो पटकथा में बहुत सी बातें लिखी जाती है कि कहाँ से कैमरा जो है वो कैमरे का ओपन होगा और कैमरा धीरे धीरे कहाँ पे जाएगा, उसके बाद कौन सा जो कलाकार है उसकी एंट्री किधर से होगी। तो बहुत सारी बातें हैं जो स्क्रिप्ट राइटर को लिखनी होती है। पटकथा लेखन एक हुनर है। अंग्रेजी में पटकथा लेखन के बारे में 50 किताबें उपलब्ध हैं और विदेशों के, खासकर अमेरिका के कई विश्वविद्यालयों में पटकथा यानी कि जो स्क्रीन प्ले हैं, पटकथा लेखन के बाकायदा पाठ्यक्रम भी चलते हैं। लेकिन भारत में इस दिशा में अभी और सार्थक प्रयास की आवश्यकता है। हिंदी में तो पटकथा लेखन और सिनेमा से जुड़ी अन्य विधाओं के बारे में अच्छी पुस्तकें नहीं के बराबर है। फिल्म और टीवी के प्रसार और पटकथा लेखन में रोजगार की बढ़ती संभावनाओं को देखते हुए अनेक लोग पटकथा लेखन में अब रुचि लेने लगे हैं और पटकथा के शिल्प की आधारभूत जानकारी चाहते हैं। पटकथाकार मनोहर श्याम जोशी की पटकथा लेखन एक परिचय एकमात्र पुस्तक है जो उस पाठक को ध्यान में रखकर लिखी गई है जो फिल्म और टीवी में होने वाले लेखन के प्रति जिज्ञासु है। देखिए, पटकथा को लेकर के एक किताब जरूर मिलती है जो पटकथाकार मनोहर श्याम जोशी ने लिखी है। क्या नाम है किताब का? पटकथा लेखन एक परिचय। तो ये एकमात्र पुस्तक है। प्राथमिक स्तर की जानकारी से शुरू करके यह पुस्तक हमें पटकथा लेखन और फिल्म व टीवी की अनेक माध्यमगत विशेषताओं तक पहुंचाती है। अब देखिए, नव माध्यमों के लिए लेखन। अभी तक हमने प्रिंट मीडिया देखा, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया देखा। अब बात करते हैं तीसरा जो माध्यम है यानी कि नव माध्यम, जिसमें सबसे पहले बात की जाए तो इंटरनेट। आज इंटरनेट लेखन अभिव्यक्ति का सबसे सशक्त और सर्वव्यापी माध्यम है। एक दशक पहले तक आप यदि कुछ रचनात्मक लेखन करते थे तो उसके प्रकाशन के लिए समाचार पत्र या पत्रिकाओं पर निर्भर रहना पड़ता था। आज इंटरनेट ने यह समस्या हल कर दी है। आप यदि कविता, कहानी, लेख या फीचर लिखने का हुनर रखते हैं तो उसे लिखिए, टाइप कीजिए तथा इंटरनेट के माध्यम से अपने ब्लॉग पर या सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर अपने अकाउंट पर पोस्ट कर दीजिए। पलक झपकते ही आपकी लिखी सामग्री दुनिया के किसी भी कोने में बैठा व्यक्ति आसानी से पढ़ सकता है। इंटरनेट आज के दौर की सबसे सस्ती और विश्वव्यापी संचार प्रणाली है। अब तो तकनीकी उन्नति इतनी हो गई है कि 4G कनेक्टिविटी ने इंटरनेट की स्पीड को 10 गुना तक बढ़ा दिया है।
इंटरनेट एक विशाल और विश्वव्यापी अंतर्जाल है जो कि जनसंचार का सबसे नवीन व लोकप्रिय माध्यम है। देखिए इंटरनेट क्या है? इंटरनेट एक विशाल और विश्वव्यापी अंतर्जाल है जो कि जनसंचार का सबसे नवीन और लोकप्रिय माध्यम है। इसमें जनसंचार के सभी माध्यमों के गुण समाहित हैं। यह सूचना, मनोरंजन, ज्ञान और व्यक्तिगत एवं सार्वजनिक संवादों के आदान प्रदान के लिए श्रेष्ठ माध्यम सिद्ध हुआ है। कौन सा? इंटरनेट। अब देखिए इंटरनेट पत्रकारिता क्या है, समझिए। प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, इंटरनेट पत्रकारिता का आशय बताइए, समझाइए। इंटरनेट पत्रकारिता को ऑनलाइन पत्रकारिता, साइबर पत्रकारिता, वेब पत्रकारिता आदि नामों से भी जाना जाता है। भारत में इंटरनेट पत्रकारिता का प्रारंभ 1993 ईस्वी से माना जाता है। तो देखिए प्रश्न बन सकता है बहुत महत्वपूर्ण कि भारत में इंटरनेट पत्रकारिता का प्रारंभ कब से? 1993 ईस्वी से माना जाता है, जबकि दूसरा प्रभावी चरण 2003 से हुआ। rediff.com को भारत की पहली साइट कहा जाता है। देखिए rediff.com को भारत की पहली साइट कहा जाता है, लेकिन वेबसाइट पर विशुद्ध पत्रकारिता शुरू करने का श्रेय तहलका.com को दिया जाता है, जिसने अपने स्टिंग ऑपरेशंस के जरिए पत्रकारिता जगत में ही अपने नाम के अनुरूप तहलका मचा दिया था। इंटरनेट यानी कि विश्वव्यापी अंतर्जाल पर समाचारों का प्रकाशन या आदान प्रदान इंटरनेट पत्रकारिता कहलाता है। देखिए इंटरनेट पत्रकारिता की परिभाषा यदि हम लिखें तो क्या लिख सकते हैं कि इंटरनेट पर समाचारों का प्रकाशन या आदान प्रदान ही इंटरनेट पत्रकारिता कहलाता है। इंटरनेट पत्रकारिता दो रूपों में होती है। प्रथम, समाचार संप्रेषण के लिए नेट का प्रयोग करना, जिसमें रिपोर्टर अपने समाचार को ईमेल द्वारा अन्यत्र भेजने व समाचार को संकलित करने तथा उसकी सत्यता, विश्वसनीयता सिद्ध करने के लिए करता है। दूसरा है पत्रकार द्वारा लिखे गए आलेखों को अपने ब्लॉग, पोर्टल या साइट पर प्रकाशित करना है। आज देश भर में स्थानीय स्तर पर हजारों वेब पोर्टल श्रेष्ठ पत्रकारिता कर रहे हैं। जिन पोर्टल को अच्छे स्ट्राइक यानी कि पाठक मिलते हैं, उन्हें विज्ञापनों की भी कमी नहीं रहती है। इस तरह इंटरनेट पत्रकारिता खबरों के शौक के साथ ही जीविका चलाने में भी मददगार साबित हो रही है। तो देखिए इंटरनेट पत्रकारिता के भी दो रूप हैं, हमने अभी समझा। सबसे पहले तो समाचार संप्रेषण के लिए नेट का प्रयोग किया जाता है। रिपोर्टर अपने समाचार को ईमेल द्वारा अन्यत्र भेजता है, और साथ ही दूसरा है पत्रकार द्वारा लिखा गया जो आर्टिकल है, आलेख, उसे ब्लॉग, पोर्टल या साइट पर प्रकाशित किया जाता है। तो इस तरीके से कि इंटरनेट जो पत्रकारिता है वो आज के दौर में बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही उपयोगी बनकर के उभरी है। चलिए बढ़ते हैं आगे। हिंदी वेब जगत के प्रारंभिक काल में बड़ी समस्या मानक कीबोर्ड तथा फ़ॉन्ट की रही। डायनामिक फ़ॉन्ट के अभाव के कारण हिंदी की ज़्यादातर साइटें खुलती ही नहीं थी, लेकिन अब मंगल यूनिकोड फ़ॉन्ट के जरिए हिंदी साइट्स दुनिया की किसी भी कोने में पढ़ी जा सकती है। अब तो हर बड़े अखबार के अपने ई संस्करण भी हैं जिसे आप कहीं भी पढ़ सकते हैं। आज आप इंटरनेट के माध्यम से अपने लेख लिख सकते हैं। आप न्यूज़ वेबसाइट्स के लिए कहानी लेखन, कॉपी एडिटर, ट्रांसलेटर, टेक्निकल राइटर आदि क्षेत्रों में कार्य कर सकते हैं। इसके अलावा इंटरनेट के क्षेत्र में आप कई तरह के कार्यों में अपना करियर बना सकते हैं। तो देखिए बहुत सारे अवसर हैं, बहुत सारे स्कोप हैं इस फील्ड में। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ऑनलाइन काम करने के लिए आपको गुणवत्ता का खास ख्याल रखना पड़ता है, क्योंकि किसी भी तरह की गुणवत्ता में कमी स्वीकार नहीं की जा सकती है। देखिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बात की जाए तो ऑनलाइन यदि आपको काम करना है तो आपको गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर यानी कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किसी भी तरह की गुणवत्ता की कमी स्वीकार नहीं की जाती। इसके अलावा प्रारंभिक रूप से आपको स्वयं को प्रोजेक्ट करने के लिए खास प्रयास करना पड़ता है, और इसी दौरान आपको इंटरनेट की दुनिया की वास्तविकता का भी पता चल जाता है, क्योंकि आपको असली व नकली का फ़र्क भी पता चलने लगता है। भाषा पर पकड़, समय पर काम करने की आदत और लगातार घंटों कंप्यूटर पर काम करने की आदत भी आपको डालनी पड़ती है। इंटरनेट पर इन दिनों विभिन्न वेबसाइट्स हैं जिनमें हिंदी, अंग्रेजी व अन्य भाषाओं की विभिन्न विषयों पर वेबसाइट्स देखने को मिलती है। ये वेबसाइट्स अलग अलग विषयों पर बनी हैं, जिनमें कुछ साहित्यिक हैं तो कुछ संबंधित संस्कृति के बारे में हैं। ये वेबसाइट्स अपने आप को लगातार अपडेट करती रहती है, और इसके लिए उन्हें अच्छे कंटेंट की ज़रूरत लगातार पड़ती रहती है। न केवल अच्छे कंटेंट बल्कि नए विचारों को भी ये वेबसाइट्स अमल में लाना चाहती है, क्योंकि आजकल इंटरनेट पर कुछ नया
करके ही लोग अपनी आय बढ़ाते हैं। अगर आप कुछ अलग तरह से सोचते हैं और अगर आपको लगता है कि आपकी सोच से आप किसी भी कंटेंट वेबसाइट का रेवेन्यू बढ़ा सकते हैं, तब निश्चित रूप से आपको इंटरनेट का साथ लेना चाहिए। तो देखिए, इंटरनेट से बहुत सारे स्कोप, बहुत सारे अवसर आज के समय में उपलब्ध हैं। यदि आप कोई भी नई तरह की आप सोच रखते हैं, नया कंटेंट आपके दिमाग में, तो आप किसी भी वेबसाइट से संपर्क कर सकते हैं, या फिर आप अपना खुद का चैनल या फिर अकाउंट बना करके आप अपनी जो एक्टिविटी है, अपनी जो सोच है, अपनी जो बात है, उसको भी आप प्रसारित कर सकते हैं और साथ में पैसा भी कमा सकते हैं, प्रसिद्धि भी प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप अपने आलेख लिखकर, आर्टिकल लेकर ब्लॉग पर प्रकाशित करना चाहते हैं, तो गूगल का ब्लॉग स्पॉट तथा वर्डप्रेस बेहतरीन प्लेटफॉर्म है, जहां आप निःशुल्क अपना ब्लॉग बनाकर असीमित स्पेस के साथ अपने आलेख, सचित्र प्रकाशित कर सकते हैं। इसके साथ ही फेसबुक पर भी आप लंबे लंबे आलेख प्रकाशित कर सकते हैं। हालांकि ट्विटर पर शब्दों की सीमा है, लेकिन वहां भी आप अपने विचार संक्षिप्त में अभिव्यक्त कर सकते हैं। हिंदी लेखन के लिए सहज और सरल भाषा का प्रयोग करें तथा तथ्यों के प्रकाशन में विश्वसनीयता का भी ध्यान रखें, यानी कि झूठी खबर नहीं हो करके जो आप बात लिख रहे हैं उसमें सच्चाई होनी चाहिए, सत्यता या प्रामाणिकता होनी चाहिए। तो देखिए, पाठ का सारांश क्या है वो भी हम देख लेते हैं। देखिए, समाचार कैसे लिखा जाता है ये हमने पढ़ा, उसकी शुरुआत कैसे की जा सकती है, महत्वपूर्ण सूचनाएं कब और कैसे लिखी जाती है, इन सब बातों की जानकारी हमने प्राप्त की। हालांकि समाचार लेखन सभी माध्यमों में एक ही तरीके से होता है, लेकिन उसे प्रस्तुतिकरण, उसका जो प्रेजेंटेशन है वो भिन्न भिन्न अलग अलग तरीके से होता है। जैसे अखबारों में समाचार जितने विस्तार से लिखे जाते हैं उतने विस्तार से टीवी या रेडियो में नहीं सुनाई पड़ते हैं। इंटरनेट आधारित लेखन में सोशल मीडिया पर प्रसारित होने वाली सूचनाओं को लेकर ब्लॉग लेखन तथा वेबसाइट्स पर प्रस्तुत किए जाने वाली वेब सामग्री के लेखन के भी भिन्न तरीके हैं। फिल्म की पटकथा और उससे फिल्मांकन से जुड़ी बातों को भी हमने इस पाठ में समाहित करने का प्रयास किया। शब्दावली भी देख लीजिए। स्टोरी यानी कि समाचार कथा, लीड यानी कि पहली खबर, इंट्रो यानी आमुख, शुरुआत में जो खबरें बोली जाती है, इंट्रो यानी आमुख, बाइट यानी छोटा सा इंटरव्यू, विजुअल यानी समाचार के लिए शूट किए गए दृश्य या चित्र, बुलेटिन यानी निश्चित अवधि के लिए चलने वाला समाचार क्रम, एंकर यानी समाचार को बोलने वाला, साइबर यानी इंटरनेट की दुनिया के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द साइबर, यूनिकोड यानी कि इंटरनेट पर चलने वाला हिंदी फ़ॉन्ट जिसे मंगल भी कहा जाता है उसे यूनिकोड भी कहते हैं। तो दोस्तों, ये था आप सभी के लिए आज का महत्वपूर्ण पाठ जो आपके पाठ्यक्रम में है और इससे संबंधित प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। उम्मीद करता हूँ पाठ आपको समझ में आया होगा। फिर भी यदि कहीं आपको दिक्कत है तो इस पाठ को आप दोबारा देखें, दोबारा इस वीडियो को देख करके समझने का प्रयास करें। फिर भी कोई दिक्कत हो तो आप मुझसे व्हाट्सएप पर बात कर सकते हैं। उसका जो लिंक है मेरे व्हाट्सएप ग्रुप का, टेलीग्राम ग्रुप का, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपकी वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।